अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खुर्शीद शाह साहब ने दो बातों पे शिकवे किए। एक उनका शिकवा ये था कि वुज़रा और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो असेंबली का सेशन अटेंड नहीं करते। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो क्या वजह है कि ये वुज़रा जो है आते नहीं, हमारे सवालात के जवाब नहीं देते। और ये शिकवा पहली मर्तबा नहीं किया उन्होंने, पहले भी बातचीत की और आज भी कह रहे थे कि 2/3 अक्सरियत है हुकूमत की, लेकिन फिर भी उनके अरकान कम है, ऑपोजिशन के अरकान असेंबली में ज्यादा बैठे हुए हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जिस वक्त हुकूमत मुसीबत में थी तो नवाज शरीफ साहब भी आते थे और उनके वुज़रा भी आते थे और पार्लियामेंट से मदद मांगते थे, लेकिन आज वो तमाम लोग गायब हैं। जो उनका दूसरा शिकवा था उस पर कल हमने आखिर में प्रोग्राम के बाद भी की थी, वो ये है कि सूबों और वफाक के दरमियान बदएतमादी बढ़ रही है। पहले मसला था रेंजर्स का, जिसपे सिंध हुकूमत ने कहा कि मदाखलत कर रही है वफाकी हुकूमत रेंजर्स के इख्तियारात में। आज जो बहस हो रही है वो दूसरे सूबों के हवाले से हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का यह कहना है कि हमसे जो वादा किया गया था ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में कि जो इकोनॉमिक मंसूबा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो मंसूबा है, उसमें हमसे कुछ वादे किए गए थे कि इसका जो मगरबी रूट होगा उस पर डेवलपमेंट भी होगी, वो वादे पूरे नहीं किए जा रहे। आज एहसन इकबाल साहब जो है वो पेशावर में मौजूद भी थे, लेकिन मुश्ताक गनी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उनके कुछ स्टेटमेंट आए थे, वो कहते थे बात बनी नहीं है, हमें राजी करने आए थे, लेकिन अब तक जो है इत्तेफाक बहुत सारे इशूज पर नहीं हुआ है। माजी में ये तनकीद होती रही है कि वफाक जो है वो पंजाब के हवाले से तो बहुत ज्यादा जो है उनको चहीता समझती है और बहुत सारे इश्यूज जो है वो पंजाब के हवाले से रिजॉल्व हो जाते हैं। जब बैरूनी मुल्क का दौरा होता है प्राइम मिनिस्टर साहब का तो शहबाज शरीफ साहब उनके साथ जाते हैं, लेकिन दूसरे सूबों को जो है वो निगलेक्ट किया जाता है। कभी हमने ये नहीं देखा कि वजीर आजम के साथ जो है कायम अली शाह साहब जा रहे हों किसी दौरे पे, या किसी दौरे पे परवेज खटक साहब को वो साथ में लेके जाएं। तो ये तनकीद भी माजी में होती रही है। तो इस इशू पे बात करेंगे कि क्या बदएतमादी बढ़ रही है और अब फेडरेशन अगर है, वफाक मौजूद है, तो वो सूबों को साथ लेके चलने के लिए आगे जाके क्या करेगी। इस इशू पर बात करने के लिए हमने बुलाया है मुराद सईद साहब को, तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद सईद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दानियाल अजीज साहब। दानियाल अजीज साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ ही देर में हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब। दानियाल अजीज साहब, ये क्या वजह, ये बात तो फैक्चुअली दुरुस्त है खुर्शीद शाह साहब की कि जब मुसीबत में होती है हुकूमत तो वुज़रा भी आते हैं, नवाज शरीफ साहब भी आते हैं, और जब मामला टल जाते हैं, मामला जब स्मूथ हो जाते हैं तो गायब हो जाते हैं सब। गायब तो कोई भी नहीं हुआ जी, सब इधर ही हैं। आपको गायब महसूस होते होंगे, मुझे नहीं होते, खुर्शीद शाह साहब को होते हैं। जी खुर्शीद शाह साहब ये कोई आज की पहली तकरीर नहीं है, ये हर असेंबली में 3 का तो मैं खुद मेंबर रहा हूँ, ये बातें हम सुनते रहे हैं। कुछ डेज ऐसे होते हैं जैसे प्राइवेट मेंबर्स डे है या और डेज हैं जिनमें उतनी अटेंडेंस नहीं होती है वुज़रा हजरात की, क्योंकि उनका बिजनेस नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि पहले जो है जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते रहे हैं ये बहुत कम होते रहे हैं। इस दफ़ा चूँकि वुज़रा कम कर दिए गए हैं, जो नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और उसमें भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ अभी भी जो हैं वो यहाँ डबल चार्ज हैं, या वज़ीर आज़म साहब ने अपनी स्वाबदीद के तहत अपने पास रखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ बिजनेस। तो उनके जो पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं वो बहुत सारा बिजनेस जो है निपटाते हैं। सो आई थिंक कोई ऐसी जो खुर्शीद शाह साहब ने बात की उस हर जगह इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हो सकती है जी, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि सूबों के दरमियान मामला बहुत बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह सिंपली ये है। अच्छा, ये भी मैं बता दूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने कोट किया आज जो खुर्शीद शाह साहब ने नेशनल असेंबली में कहा है कि बदएतमादी सूबों और वफाक के दरमियान बढ़ती जा रही है। जी आपने कोट तो किया, लेकिन उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपने कोट किया वो गलत है। आपके नाज़रीन के लिए मैं बता रहा हूँ, नून लीग के 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, नून लीग की सिंपल मेजॉरिटी है, हिमायत है। उन्होंने कहा जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, नहीं वो सिंपल मेजॉरिटी है, और 2/3 मेजॉरिटी तो बहुत बड़ी होती है। लेकिन बहरहाल वो जस्ट फॉर अ करेक्शन। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमने देखा कि सिंध के MQM के तमाम लोगों ने प्रोविंशियल और सेनेट और नेशनल असेंबली से इस्तीफे दे दिया, उनका मामला निपटाया गया। अब आप देखें वो लहजा नहीं इस्तेमाल करें। इसी तरह से कुछ ही 1 साल कबल इससे पूरा धरना चल रहा था, वो सारा मामला निपटाया गया। अभी बलूचिस्तान की तरफ से आपने बात की, मुझे तो ये याद है कि आज से 1 हफ्ता कबल कोयटा में बैठ के तमाम जो वो लीडर्स को पाकिस्तान को नहीं मानते थे, उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर साथ कहा कि हमें वज़ीर आज़म पे एतमाद है और प्रोग्राम अच्छा है। इकोनॉमिक कॉरिडोर बात की, इकोनॉमिक कॉरिडोर का ही फंक्शन, इकोनॉमिक कॉरिडोर का ही फंक्शन था, उसी में उन्होंने सारों ने, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है ना कि हम APC भी बुलाएंगे, उस पर बात करेंगे कि जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया जा रहा। APCs का तमगा जो है वो इसी हुकूमत को मिलता है, इससे पहले ना इतनी हुई है, ना सारों को इतना एतमाद में लिया गया है, और हर इशू अमल भी करें ना, और हर इशू पे अमल हो रहा है जी। और जो आप समझते हैं कि एतमाद का फुकदान है या समझते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन
पोजीशन दुरुस्त नहीं है। आज भी हमारे सीनियर वजीर एहसन इकबाल साहब पेशावर में थे और वहां पर अपोजिशन को एतमाद में लेने के लिए गए थे। कुछ सवाल तो उनके बाकी हैं, उनका भी जवाब तैयार किया उस पर हम तफसील से बात करते हैं कि ऐसी हैंडलिंग कभी हुई नहीं है। बदएतमादी नहीं है, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं दानियाल अजीज साहब की, जो आज खुर्शीद शाह साहब ने कहा वो बात दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो आपने पार्लियामेंट की बात की तो दानियाल साहब को याद होगा कि आज कोरम पॉइंट आउट करने के बाद मतलब क्या हुआ, कोरम ही पूरा नहीं था। और उसके बाद अभी आते हैं कि जो पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर जो चल रहा है, जो इशू चल रहा है, 28 मई 2015 को एक एपीसी हुई थी जी। उसमें कुछ कमिटमेंट्स हुए थे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से। उन्होंने कहा था कि मगरबी रूट जो है वो पहले बनेगा, कॉरिडोर बनेगा, और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे वादे किए कौम के सामने। पीएनडी की वेबसाइट पे उस वक्त कुछ नक्शे पड़े थे जो कि हम सब ने देखे, जो हमें एहसन इकबाल साहब ब्रीफिंग देते थे, जो पार्लियामेंट्री कमेटी को ब्रीफिंग देते थे, जो केपी गवर्नमेंट को और बाकी लोगों को देते थे, उसमें कुछ नक्शे दिखाए जा रहे थे। आज पीएनडी का वेबसाइट आप खोल के देख ले, वो नक्शे मौजूद नहीं है, वो रूट ही चेंज हो चुका है। वो सारी चीजें क्या कहा गया कि कौम से झूठ बोला गया, खुसूसन केपी और बलूचिस्तान के लोगों से। हम क्या चाहते हैं, हम ही नहीं चाहते कि यार पंजाब को अब तरक्की ना दे, बिल्कुल दे, लेकिन जो आपने एक वादा किया था और जो आपने डेवलपमेंट देनी थी और पूरे इलाके को आपने, उसमें एलएनजी के प्रोजेक्ट, एनर्जी प्रोजेक्ट्स थे आपके, इंडस्ट्रियल जोन आपने बनाने थे, वहां पे आपने रूट बना था कि हमें रूट चाहिए, रोड नहीं चाहिए। आपको पता है कि रोड का उन्होंने क्या किया है कि N50 और N70 के नाम से जो इफ्तिताह हुआ है, जी जी, जो इफ्तिताह हुआ है, जिसका जिक्र भी करें, जो सड़क बनेगी, तो मतलब सड़क बनने में, सड़क तो हमारी सूबाई हुकूमत भी बना सकती है, सड़क तो हम बना सकते हैं। हमने अगर तरक्की देनी है और इतना बड़ा मंसूबा आ रहा है और जो आपने कमिटमेंट की थी उनकी तरफ जाना है, उनकी तकमील की तरफ जाना है, तो बात ये कि अच्छा ये सारी मसले कहां पे आप एड्रेस करते हो, आप कौन सा कॉमन इंटरेस्ट, जो आपका आर्टिकल 153 सब क्लास कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, 3 महीने के अंदर अंदर आपने एक मीटिंग करनी है। 10 महीने हो गए, उसकी मीटिंग नहीं हो रही। इसके ऊपर मैंने खुद पार्लियामेंट में कालिंग अटेंशन नोटिस भी जमा किया, वो अभी तक खैर एजेंडे पे आए नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी इस वक्त पूरी नहीं की जा रही, तो उसमें मसले होंगे। साल में आप कम से कम 2 ही इजलास बुला लें, लेकिन जो मैं बदअज़मानी की बात कर रहा था, रिक्वायरमेंट क्या कि 3 महीने के अंदर, 3 महीने में जरूरी है बुलाना। ये जरा सुने कि परवेज खटक साहब ने जब कल भी बात की थी, जब मीडिया से गुफ्तगू की थी इस इशू के हवाले से, तो उन्होंने क्या इस मुल्क में ये कहा जाता है कि ये फेडरलिज्म है, ये फेडरेशन यूनिट्स हैं हम, और जब मौका आता है तो हमारा बड़ा भाई सबको खा जाता है और हमें भी हड़प कर जाता है। बदकिस्मती देखो, जब हमारा पसमानदा इलाका है उसमें रूट जाना है जो खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए बलूचिस्तान से होते हुए जाएगा, तो वो पसमानदा को छोड़कर फिर वहीं चले गए जहाँ पर ऑलरेडी डेवलपमेंट हो रही है। हमारी यही डिमांड है कि इस पर जब तक काम रोका जाए, जब तक इस सूबों को एतमाद में ना ले। जी, इससे एक बात तो जाहिर है ना कि वो कह रहे हैं कि फेडरेशन है, बड़ा भाई है, लेकिन जब वक्त आता है तो फिर हमें जो है छोड़ देते हैं। 2 चीजें ऐड कर दूं, फिर दानिया साहब बात कर ले। एक तो ये हमें इसकी पसमंजर में जाना चाहिए, ये पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर जो था, चाइना क्या कर रहा है कि अपना वो रीजन जो उनका पसमानदा रह गया उनको उठाने के लिए ये मंसूबा लेके आ रहे हैं, और इससे हमें मौका था कि हम अपने साउथ केपी को, बलूचिस्तान को, और जो पसमानदा इलाके हमारे थे उनको हम तरक्की दे पाते, उनको बराबर की बुनियाद पे सहूलियात देते, और एक इंसाफ का तकाजा है। उसके साथ साथ कमिटमेंट ये भी हुई थी, एक तो मैंने आपको कहा कि 28 मई 2015 के एपीसी का मैंने हवाला दिया कि इन्होंने पहले वहां की जो उन्होंने पसमानदा इलाके हैं जिनमें साउथ केपी आता है, ये सारे बलूचिस्तान आते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये वादे भी किया था कि हम उनको तरक्की देंगे, हम बाकी इलाकों की निस्बत उनको खड़ा करेंगे, तो वो वादे पूरा नहीं हो रहा। जो मैप दिखाई दे रही थी, नक्शे तब्दील हो रहे हैं, यहाँ पे टीवी पे आके मीडिया के सामने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कहा जा रहा है। क्या वजह है दानियाल साहब, क्यों ये वादे जो किए गए थे पूरे नहीं हो रहे? तो मेरे ख्याल में एपीसी की तो बड़ी, अगर आपने खटक साहब की ये क्लिप चलाई है जी, तो मेरे ख्याल में ये जायज़ होता कि अगर आप जो मीटिंग हुई थी कोयटा में, जिसमें तमाम लीडर्स ने आके एक एक करके बलूचिस्तान के, अचकजई साहब थे, आपके बजिंजो साहब थे, आपके मालिक साहब थे साबिक चीफ मिनिस्टर, तमाम लोगों ने जो कि नेशनलिस्ट पार्टीज़ के साथ कबल से गिने जाते हैं, उन्होंने एक एक करके अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि हम फुली सेटिस्फाइड है। वो भी क्लिप दिखा देनी चाहिए थी आपको। तो अगर वो सेटिस्फाइड है तो मेरी बात सुने, बेशुमार एपीसीज हुई हैं, मेरा जुमला मुकम्मल होने दें। जो खटक साहब ने असल बात की है ना, वो आखिर में की है, वो बेशक आप दोबारा दिखा दें कि उन्होंने रोक दें, अल्लाह आपका भला करे। ये पहले दिन से इनका मंसूबा है। इन्होंने चीन के प्रेसिडेंट के आने पे भी ये वावेला मचाया था। जब जुडिशल कमीशन चली तो वहाँ पता चला कि इनके पास जजीरे हैं, भरे हुए ट्रक आएंगे सबूत के, उन खोदा पार निकला, चुआ कुछ भी नहीं हुआ और सारे फैसले इनके खिलाफ हो गए, चारों पॉइंट्स के ऊपर, और बात पूरी कौम को इन्होंने आगे लगाया हुआ था। सिर्फ मकसद क्या कि वो रोक दिया जाए। वो रुक गया 1 साल के लिए, अब फिर से वो सारा चलाया गया, अब फिर से उसी बात पे आ गए, 2 साल बाद इनको याद आ गया। इसका कोई हल नहीं है। हम गए हैं पेशावर, ये कोई ऑपोजिशन पार्टी के साथ, एक हल है, एक मिनट जी, एक हल है इसका, मुझे जुमला मुकम्मल होने दे प्लीज, आपने इनको इंटरप्ट नहीं किया।
कोई ट्रेजरी बेंचेस आप मुझे तारीख निकाल के बता दें कि जब मिनिस्टर गया हो स्पेशली सूबे के पास केयर करने के लिए कि यार अगर इनको कोई दिल आजारी हो रही है तो शायद अगर अंडरस्टैंडिंग का फुकदान है, पूरा दिन उन्होंने वहां पर गुजारा, एक एक सवाल का जवाब दिया, वो वापस मुतमईन नहीं है सवाल के जवाब से, सुन लेना, तो डायलॉग एक दिन में तो नहीं खत्म हो जाता। तो अगर वो मुतमईन नहीं है तो जो चीजें मजीद चाहिए उनको मुतमिन करनी वो भी फराम करें। राइट फोरम है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग अगर आइन के मुताबिक हर 3 महीने बाद बुलानी चाहिए, इस हुकूमत ने इस एजेंडे को वहां पे क्यों नहीं लेके जाते? इस हुकूमत ने सबसे ज्यादा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की तमाम हुकूमतों से बुलाई है, मेरी यार सुन ले, 10 महीने से ज्यादा हो गए। और इसमें एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कुछ ऐसे एजेंडा आइटम्स हैं जो कि मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है कि उनकी प्रॉपर होमवर्क पहले की जाए। मैं कबल इस वक्त उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसकी डिले जो है, जब आपको वो चीजें सामने आएंगी आपको खुद पता चलेगा। अगर आइन ये कहता है कि बुलाना है और नहीं बुलाया जा रहा है तो आइन की खिलाफवर्जी नहीं होती। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस गवर्नमेंट ने, और कोई भी चीज आइन में ये भी लिखा हुआ है कि इफ इट इज नॉट डन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नॉट इल इंटेंट, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है, ये भी लिखा हुआ है आइन में। आज इस हवाले से जब ये बात हो रही थी राहदारी के हवाले से, तो सिराजुल हक साहब का भी स्टेटमेंट आया। सिराजुल हक साहब ने यह कहा कि वजीर आजम साहब पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम है, किसी एक सूबे के वजीर आजम नहीं है। ये आज सिराजुल हक साहब ने भी कहा है। मेरे साथ फवाद चौधरी साहब भी लाहौर से मौजूद हैं। मैंने दो चीजें उठानी है, मैं आता हूं जरा फवाद चौधरी साहब से इनिशियल रिमार्क्स ले लूं। फवाद साहब, ये जो आज बहस हो रही है, आज सिराजुल हक साहब ने भी कह दिया, खुर्शीद शाह साहब भी कह रहे हैं कि सूबे और वफाक में बदएतमादी बढ़ रही है, पंजाब पे हर कुछ मिल रहा है, दूसरे सूबे जो है वो महरूम है। आप समझते हैं ये बात दुरुस्त की है खुर्शीद शाह साहब ने क्या? देखिए, बात तो दुरुस्त नहीं की है। अगर आप फेडरल ट्रांजैक्शंस देखें और पिछले 10 सालों में, तो जो KPK है उसको तकरीबन 25,000 करोड़ रुपया जो है वो 18,000 करोड़ रुपया मिला है। सिंध को जो है 30,000 करोड़ रुपया मिला है। तो अगर सूबों से आप इनके फंडिंग का हिसाब लें कि भाई ये खर्च किधर कर दिए हैं, तो ये जो चीफ मिनिस्टर साहिबान है, स्पेशली कायम अली शाह साहब हैं, आप NFC की बात कर रहे हैं, NFC के जरिए जो पैसे मिलते हैं सूबों को, जी जो ट्रांजैक्शन है वो इतनी बड़ी है इन पिछले 10 सालों में कि उसका कोई जवाज ही नहीं किसी इस तरह की बातें करने का। हाँ, अलबत्ता ये प्रॉब्लम ये आ रहा है वो PMLN की सियासत में आ रहा है, क्योंकि PMLN ने ये फैसला कर लिया है कि GT रोड की जो सीटें हैं वो काफ़ी हैं वफाक में उनको इक़्तिदार दिलाने के लिए, लिहाजा वो खुद को एक्सपेंड करने को तैयार नहीं है। लिहाजा आप देखते हैं कि कराची का इलेक्शन हो या KPK के इंतखाबात हो या बाकी बलोचिस्तान हो, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। पंजाब जो है, वैसे तो शहबाज शरीफ साहब भी पंजाब को देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब पंजाब में भी कोई PMLN के लोगों से तो कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते हैं, लेकिन बज़ाहिर यूँ लग रही है कि जो PMLN की सियासत है उससे एक प्रॉब्लम आ रहा है। 2 बड़े रिफॉर्म है वो हम करने को तैयार नहीं है, यानी छोटे सूबे बनाना, उसके ऊपर किसी का भी दिल नहीं कर रहा, ना इमरान खान साहब कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो परवेज खट्टक साहब बात कर रहे हैं, इसका नुकसान ये होगा कि PTI जो एक नेशनल पार्टी है, वाहिद नेशनल पार्टी रह गई है जिसके अंदर एक नेशनल फ्लेवर है। जिस तरह से अभी आपने उनका क्लिप चलाया है, ये नेशनल पार्टी का क्लिप तो नहीं है। वो कह रहे हैं कि पंजाब सारा खा जाता है, हमें नहीं मिलता। लेकिन आप ये बताएं कि मिनिस्टर का जो तरीका है, उनका हक नहीं है कि वो अपने जो लोग हैं उनके लिए आवाज उठाएं। अगर उनको लग रहा है कि एहसास महरूमी है तो बतौर चीफ मिनिस्टर तो वो ये काम करेंगे ना, पार्टी से बात होकर बात करनी पड़ती है ना। वो कहते हैं ना कि अंदाजे बयां बात बदल देता है। जो अंदाजे बयां है उनका वो बड़ा ऑब्जेक्शनेबल है। उसकी वजह यह है कि जो अगर नहीं मिला, जिस तरह दानियाल बात कर रहे हैं, APC हुई, हमें बताना चाहिए, उन्हें पॉइंट आउट करें कि क्या क्या इश्यूज हैं जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने और उन्होंने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखे और कहें कि जी आपने उस वक्त ये कहा था, अब ये नहीं हो रहा, हमें अंदाजे बयां पे जरा मैं मुराद सईद साहब से पूछूं। PTI जो है वो कह रहे हैं अंदाजे बयां जो है वो ठीक नहीं है और आखिरी पॉइंट सिर्फ ये मैं कहना चाह रहा था कि जो तहरीके इंसाफ की जो एक पार्लियामेंट्री पार्टी की है, जो नेशनल असेंबली में तो नजर ही नहीं आते हैं, ना इनका कोई क्वेश्चन होता है। जो पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस है PTI की, उसके ऊपर तो इनको शर्म आनी चाहिए, मुराद साहब समेत सबको। शर्म तो आपको आनी चाहिए। इस किस्म की बात करते हुए आप कभी पार्लियामेंट का रुख करें तो आपको पता होगा कि वहां पे सबसे ज्यादा अगर स्ट्रांग पोजीशन का किरदार कोई अदा कर रहा है तो कौन कर रहा है। और यहाँ पे जो भी इशूज आप बता रहे हैं, कल ही मेरा कल एक बिल था और कल मेरे क्वेश्चन थे, ये आपको पता है, परसों मेरे क्वेश्चन थे, कल मेरा बिल था, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बिल मेरा है। तो इस किस्म की बात करते हुए आपको सोचना चाहिए कि आप तनकीद तो होती रहती है ना कि पार्लियामेंट में नजर नहीं आती, तहरीक इंसाफ 6-8 महीने तो धरने के लिए बाहर है। खैर, वो नुकसान होगा अगर आप पूरी बात सुने। नहीं, अगर आपको शर्म वाली बात आनी चाहिए, अगर आप पूरी बात देखें ना, आप इमरान खान साहब का मुझे परफॉर्मेंस दिखा दें कि पार्लियामान के अंदर वो कितनी दफा तशरीफ लाए हैं। आप मुझे अपने पार्लियामानी लीडर्स का बता दें कि वो कितनी दफा तशरीफ लाए हैं।
ठीक है मुराद साहब, फवाद अगर आप मेरी बात सुनोगे आप, मैं आपसे जरा चीख के भी बोल सकता हूँ और जरा भी बोल सकता हूँ, आप मेरी बात तो जरूरत नहीं चीखने की, आराम से डायलॉग करें। जी जी मुकम्मल करें, बात करें। कोई ये तो तरीका नहीं है ना कि आप वहां से बैठ के बात करो, डायरेक्ट कह रहे हो आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म को तो आपको आनी चाहिए इस किस्म की बात करते हुए। अब आगे सुने, ये इन्होंने जो बात की ना, अगर आपको पार्लिमानी परफॉर्मेंस अपनी पे फख्र है तो फिर तो वाकई और ज्यादा शर्म की बात है। अगर आपको अपनी पार्लिमानी जमात की बैठ के तरजीह कर रहे हैं, आप पार्टी मत बनो। आपने अगर बात सुने, ये हंसने की चीज नहीं है। आप आके आप पार्लियामेंट का रुख आपने किया, आपने कभी कार्रवाई देखी है, आपने वहां पे परफॉर्मेंस देखी है, और मैंने सूबे की बात की है, मैं करूंगा। आप अपने अंदाजा लगाएं, आप जरा देखें कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है पार्लियामेंट के अंदर। आपने क्या इसके ऊपर सीपैक के ऊपर मुझे बताइए कि तहरीक इंसाफ आपने क्या पॉइंट्स रेज किए। फवाद साहब के ऊपर आप हमें बताइए कि पार्लियामेंट में पीटीआई ने क्या अपने पॉइंट्स रेज किए हैं जिसका ऊपर जवाब नहीं मिला, तो वो हमें एनलाइटन कर दें आपको। अच्छा फवाद साहब अगर आवाज आ रही है जरा मुकम्मल कर ले मुराद सईद साहब, इसके बाद मैं आपको वक्त दूंगा। जी नहीं, कोई तरीका नहीं है बात करने का। इंटरप्ट नहीं करेगा फवाद साहब, इंटरप्ट नहीं करेगा जी। सीपैक के ऊपर आपने जो बातें की, अब मुझे पूरा मौका देना है। जी, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। अगर आप इस तरह किसी को बुलाना है फिर उनको बिठा दें, ये तरजीह देते रहे। अच्छा बात करें आप, पूरा मौका ये पीटीआई का जलसा थोड़ा ही है, बात करें, खत्म करें हम। अच्छा आप आपस में बोले से रहेंगे, आप बात करें ना, वो बात रुक जाएगी ना वहीं पर। नहीं है, आपका प्रोग्राम नहीं है फवाद की, आप क्या रेटिंग बनाने के लिए कुछ भी कहें। अच्छा आप मुराद से बात करें, बात पॉइंट खत्म करें, आगे चलें, मुकम्मल करें। तो आप खामोश रहोगे, मैं बात करूंगा। आप मुकम्मल करें ना बात, ये बात आप क्रॉस टॉक ना करें, मुझसे बात करें। जी देखिए, पहली बात कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की इन्होंने बात की। पिछली आपको कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो मीटिंग हुई थी वो क्यों हुई थी? वो पार्लियामेंट में कॉलिंग अटेंशन नोटिस उठाने के बाद हुई आपकी कॉलिंग अटेंशन, वो सीसीआई की मीटिंग पहले नहीं हो रही थी, आईनी रिक्वायरमेंट है, मैं फिर रिपीट करता हूं। उसके बाद जो अभी फवाद साहब ने बात की कि परवेज खटक को इस किस्म का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, मैंने अपनी बात का आगाज और मेरे लीडर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज किस चीज से किया कि हम ये नहीं कहते कि आप पंजाब को ना दें, हम ये कहते हैं कि जो 28 मई 2015 को आपने हमारे साथ वादा किया था, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि पहले मगरिबी रूट बनेगा फिर उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। मैं नहीं कह रहा, आप एपीसी की मिनट्स उठा के देख लें। सही है। फिर उसके बाद जो मैं आपको कह रहा हूं कि पीएनडी की वेबसाइट पे जो मैप्स पड़े थे और हमें जो प्रेजेंटेशन दी गई आज वो गायब है। वो क्यों गायब है? अगर इसके ऊपर मैं तनकीद ना करूं, अपने इंडस्ट्रियल जोन ना मांगू, एनर्जी प्रोजेक्ट्स ना मांगू, अपने लिए वो रोड और कॉरिडोर ना मांगू, तो मैं क्या करूं? रही बात पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट के अंदर इस इशू को हमने उठाया है, कल भी उठाया, पिछले हफ्ते भी उठाया, इसके ऊपर तकरीरें हुई, बहस हुई, और मैंने आपको कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की भी बात। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद से मजीद बात जमा कर चुके हैं। ठीक है, ब्रेक ले लूं। आज एक और जो है तरीके, और उसके अलावा अगर केपीके का सीएम बैठ के अपनी बात कर रहे हैं तो हमें वहां पे लोगों ने वोट दिया है, वहां पे हमारी हुकूमत दी है, उनके हक की हम बात करेंगे, इंसाफ की बात करेंगे। हमने फेडरल की बात करनी है, वफाक की बात करनी है, फेडरेशन की बात करनी है, लेकिन अपने सूबे का हक मांगना है, बात करनी है। तहरीक इस्तिकाक भी आज जमा करवाई है तहरीक इंसाफ के मेंबर आरिफ अलवी साहब ने ऑरेंज ट्रेन के हवाले से, उस पर भी मैं चाहूंगा बात करूं क्योंकि उसका ताल्लुक भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से बताया जा रहा है। एक ब्रेक के बाद बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। दानियल अजीज साहब, आज एक तहरीक इस्तिकाक भी जमा करवाई है आरिफ अलवी साहब ने ऑरेंज ट्रेन के हवाले से। अब ऑरेंज ट्रेन के हवाले से कभी ये कहा जाता है, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि ये जो है पंजाब का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, कभी कहा जाता है कि सीपैक का प्रोजेक्ट है। शहबाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड है कि सीपैक का प्रोजेक्ट है। अगर ऑरेंज ट्रेन सीपैक का प्रोजेक्ट है तो क्या बाकी सूबों का हक नहीं कि वहां पे भी फिर ऑरेंज ट्रेन जैसे मंसूबे बनाए जाएं इस जो प्रोजेक्ट की रकम आएगी उससे? उसमें जी पहले मैं दो बातें करना चाहूँगा। आज से सिर्फ 2-3 महीने पहले इसके बहुत बाद के सीपैक के रूट और ये सारी चीज़ें तय हो रही थी। खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में चीफ मिनिस्टर खटक साहब वज़ीर आज़म साहब के जाने पे उनके साथ जगह भी गए हैं, उनके साथ चेक भी बांटे हैं, उनके साथ बड़ी गुफ्त शनीद भी हुई है। उसकी फुटेज सारी आपके पास है, आप काइंडली निकाल के देख लें। तो ये जो एकदम जो हिचकी आई है इनको और ये सारी चीज़ें याद आई, ये सारा कुछ हम समझते हैं और ये अगले चंद महीने ये देख जो है ये गरमाई जानी है, हम तैयार हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं। हम समझते हैं आपकी जो आवाज़ में तेज़ी आई हुई है वो भी हम समझते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पहले भी ये सारे मामले हमने निपटाए, धरने से लेके आज तक, और आने वाले दिनों के जो तैयारी की जा रही है वो भी हम निपटाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब ये सारा का सारा मामला एक सूबा अपना
प्रोजेक्ट खुद फाइनेंस कर रहा है, तो किसने रोका है केपी को कि आप फाइनेंस करें अपने प्रोजेक्ट? कौन सा मंसूबा प्रोजेक्ट खुद? ये जो ऑरेंज लाइन नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है ना ऑन रिकॉर्ड की सीपैक का हिस्सा है। उसका बड़ा, उसकी क्लैरिफिकेशन मैं आपको दोबारा दे दूंगा, इस वक्त मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं मालूम था आपका ये सवाल सीपैक का है कि नहीं है। मैं आपको ये बता देता हूं, जो मुझे मालूम है वो मैं आपको बताऊंगा, ये भी क्लैरिफाई कर दूंगा मैं कि वो प्रोजेक्ट 100% प्रोविंशियल गवर्नमेंट की दहलीज पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फंड से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इंसिस्टेंस से वो बना है। ये वैसे मेरे पास स्टेटमेंट पड़ा हुआ है शहबाज शरीफ साहब का, जिसमें वो कह रहे हैं इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस तरह के तो बहुत प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान में भी हैं, सिंध में भी हैं, लेकिन ये मैं ऑरेंज ट्रेन की बात कर रहा हूं। ऑरेंज ट्रेन मुझे नहीं मालूम है कि आप क्या जब प्रेसिडेंट आए हुए थे चाइना के, तो ये बात नहीं मालूम है, एग्रीमेंट हुआ था ना। मुझे नहीं मालूम है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। अगर आपने पहले बताया कि हमारी 2/3 मेजॉरिटी आपकी। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा खुर्शीद शाह साहब ने कहा। आप देख ले, खुर्शीद शाह साहब का ये नहीं कहा, सॉरी, आप देख लेगा, आप तकरीर देख लें, आप थे असेंबली में, मैं आपको ये भी, आप थे असेंबली में, खुर्शीद शाह साहब ने ये कहा है कि 2/3 अक्सरियत मौजूद है ट्रेजरी के पास और इसके बावजूद वो नहीं आते, हमसे कम तादाद है। 2/3 मेजॉरिटी। आप ये खुर्शीद शाह साहब से बहस कर लें। खुदा को माने, इसका मतलब है आपको आइंदा पता ही नहीं है। मैं कह रहा हूं आप उनसे बहस कर लें। नाज़रीन को गुमराह कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कहां से पढ़ रहे हैं ये चीज। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कह रहे हैं पार्लियामेंट में। मैं आपको ये बता रहा हूं जो मुझे मालूम है, और वो ये है कि वो सूबा जो है वो पंजाब के फाइनेंस में से बन रहा है और पंजाब ही उसका स्पॉन्सर है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आप बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा की अपनी कारकर्दगी है, इन्होंने कौन सा प्रपोजल लेके आए कि हमें ये सीपैक में ये प्रोजेक्ट चाहिए, वो चाहिए, कहां है वो डॉक्यूमेंट? वो कह रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर तो दे दे रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बिजली के मंसूबे किधर है भाई? वो बताए ना कि जी ये चीज हमारी मिसिंग है, या हमें ये चाहिए, सड़क नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए बताओ। मुराद साहब साथ साथ इसका भी जवाब दे दें, जो आखिर में बात की दानियाल अजीज साहब ने कहा कि जो चीफ मिनिस्टर ने आखिर में बात की कि हम इसको रोक दें जब तक ये नहीं होता, तो क्या ये मकसद है? वो कह रहे हैं धरने और आपने और भी दिखाया, एक सेकंड, आपने और भी बड़ा कुछ दिखाना, आपने दिखाना कि पाकिस्तान में गदर मच गया, पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है, पाकिस्तान टूटने के किनारे पे, ये सब कुछ हमने सुनना अगले 2-3 महीने, हम तैयार हैं, आप करिएगा। पहली बात मुख्तसर रखेगा, मैं उस वक्त मुझे पहली बात ये कि आपने जो सीएम साहब के स्टेटमेंट की बात की, ये मैंने नहीं कहा, ये मेरे सीएम ने नहीं कहा, ये जब पीएम के साथ हम एपीसी में बैठे थे उन्होंने कहा कि पहले आपकी मगरिबी रूट बनेगा, फिर उसके बाद आगे काम, और उस पे काम शुरू। सुने, काम शुरू नहीं है, कोई सड़क बनानी है। उसके बाद आपने ऑरेंज ट्रेन की बात की, ये सीएम पंजाब ने खुद कहा कि ये पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। जब हमने सवाल उठाए कि यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन किस जुमरे में आता है इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैप्स उठा के लाहौर में ना, लाहौर शहर में, उसका क्या ताल्लुक है? जब इसके बाद हमने स्टेटमेंट दी तो उसके बाद क्या बयान आता है कि नहीं ये हमने चाइना से लोन लिया है, फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट आता है तजाद देके। तीसरी बात ये कि इन्होंने क्या क्या प्रपोजल किए केपी के हुकूमत ने, आपके खुद पीएनडी के ऊपर जो नक्शे पड़े थे, उनके वेबसाइट पे जो नक्शे थे वो सारे मैप्स आप उठा के देख ले, वहां पे क्या था कि हमारा इंडस्ट्रियल जोन था, एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगने थे, वो सारी चीजें आज मिसिंग है। तो क्या आप मुझे बता रहे शहजाद कि हमारा हक नहीं बनता कि हम अपने सूबे के हुकूक की बात करें? क्या आज तक आपने हमारे साथ ये कमिटमेंट नहीं की थी कि हाँ वहां पे हम इंडस्ट्रियल जोन देंगे? और एक और चीज, ये एनएफसी की प्रपोजल दिया था जिसका जिक्र कर रहे हैं दानियाल साहब, कि हमें बताएं कि क्या क्या होना चाहिए वहां पर। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो ये इंडस्ट्रियल जोन का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो एलएनजी प्रोजेक्ट्स की मैं जिक्र कर रहा हूं, ट्रांसमिशन लैंड वगैरह की बात कर रहा हूं, ये सारी चीजें तयशुदा थी, तयशुदा चीजों को अगर आप इग्नोर करोगे, फेडरल गवर्नमेंट ने की ना, आपके खुद अपने नक्शे बनाए। एग्जैक्टली, मैं बात करना चाहूंगा, हुकूमत ने आप मुकम्मल कर लेते हैं। सारी सूबाई हुकूमत और वफाक हुकूमत जब मिलकर बैठी, एपीसी में हम बैठे, ये सारी चीजें तय होगी, मगरिबी रूट तय हो गया, पहले उसके ऊपर काम होगा, ये प्रोजेक्ट्स होंगे हमारे मगरिबी रूट में, वो सारी चीजें तय हो गई। लेकिन आज क्या हो रहा है, अपनी सारी बातों से मुकर गए, झूठ बोलने की तरफ चले गए। ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा जब हमने सवाल किया कि क्या किस तरह ये लाहौर का प्रोजेक्ट जो है वो आपकी पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर में आ सकता है, फिर उसके बाद क्या कहा गया कि ये लोन ले रहे हैं, हम लोन ले रहे हैं। और एक और अपनी पार्लियामेंट में बात की कि अभी आरिफ अलवी साहब ने जमा किया हुआ है, क्या ये पार्लियामेंट के अंदर नहीं है? क्या पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को हमने पार्लियामेंट में नहीं उठाया? इस पे मेरे ख्याल से जवाब देंगे, लेकिन जो कह रहे हैं आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि हमें मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। लेकिन फवाद चौधरी साहब, अगर वाकई ये ऑरेंज ट्रेन जो कि लाहौर का मंसूबा है, इसको अगर आप सीपैक के अंडर डाल देंगे तो दूसरे सूबे शोर तो मचाएंगे कि फिर आप पेशावर में भी बनाएं, फिर आप कोयटा में बनाएं, कराची में बनाएं, क्यों सिर्फ लाहौर में बनेगा सीपैक का मंसूबा? नहीं शहजाद, ये असल में एक तबाहकुन मंसूबा है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। लेकिन ये बात सही है दानियाल की, ये एग्जिम बैंक का लोन है और पंजाब हुकूमत ने वो जो लोन का डॉक्यूमेंट है वो रिलीज ही नहीं किया। जब मेरी बात की डायरेक्टर प्रोजेक्ट से और उनको कहा कि हमें आप ये लोन एग्रीमेंट दें, तो उन्होंने लोन एग्रीमेंट ही जो है वो हमें नहीं दिया है। 5.6% के ऊपर उन्होंने ये लोन लिया है और पूरा लाहौर का भी बेड़ा गर्क होगा और पंजाब की अपना बजट जो है उसका जो है वो भी सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन उन्होंने आपको ये बताया कि सीपैक का हिस्सा नहीं है।
नहीं, ये सी पैक का हिस्सा नहीं है, ये एग्जिम बैंक का लोन है। इसका सी पैक से जो बड़ा प्रोजेक्ट है उससे ताल्लुक नहीं है। मेरे पास अच्छा, दूसरा लेकिन आपका बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये है। एग्जैक्टली मैंने शहबाज शरीफ साहब से जो है वो मैंने उनसे DGPR से भी बात की थी और उन्होंने फिर बाद में कहा कि नहीं, ये उन्होंने कह दिया वहां पे, लेकिन ये सी पैक का हिस्सा नहीं है। लेकिन सी पैक में मैं आपको बताऊं कि सी पैक एक जो है उसमें एक तो है $40 बिलियन का, जिसमें से $36 बिलियन जो है वो सड़कों के हैं, बाकी इसके हैं एनर्जी प्रोजेक्ट्स के हैं, $10 बिलियन जो है वो सड़कों के हैं, जिसके ऊपर उन्होंने आपने जो है वो लोन लेने हैं। ये भी एक लोन है जिसको पंजाब गवर्नमेंट सॉफ्ट लोन कह रही है, लेकिन ये तबाहकुन मंसूबा है। इससे लाहौर की पूरी शक्ल तब्दील हो जाएगी और पंजाब हुकूमत की जो मुआशी कमर है वो टूट जाएगी। वो एक अलहदा पूरी तनकीद है उसके ऊपर। लेकिन यहां पे थोड़ा सा मैं ये जरूर कहूंगा कि जो तहरीके इंसाफ को ये देखना चाहिए कि जब आप बात करें और ये तनकीद शुरू कर दें कि मसलन देखें ना, अब आपके 60% बजट जो है वो पहले साल लैप्स हो गया, 40% बजट जो है वो दूसरे साल लैप्स हो गया। और दानियाल ने ये जो पॉइंट उठाया है कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स दिए हैं, क्या कहा मांगा है जो नहीं मिला, अब बजाय इसके कि आप सूबाई मुनाफरत फैला के अपनी सियासत करना चाहें, आप अपनी कारकर्दगी के ऊपर पॉलिटिक्स करने की कोशिश करें और डेफिनेटली तहरीके इंसाफ को जो है वो बहुत नुकसान पहुंचेगा इसका। ठीक है, पहले आप जवाब देते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं सिर्फ आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि जो बातें ये कह रहे हैं कि तय हुई हैं, ये ऐसे नहीं है। ये फेडरल गवर्नमेंट ने कंसीव किया था और इसमें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक ये प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये आगे चाइना तक जा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में से जा रहे हैं। बता दें, जो एपीसी में तय हुआ था वो इंप्लीमेंट होगा। जी बिल्कुल, आप ये इसीलिए तो एहसन इकबाल साहब आज गए। अगर हमने कोई चीज़ छुपानी होती है, जैसे भाई कह रहे हैं झूठ बोलना होता, तो हमें क्या जरूरत थी हम जाके जूते खाते खैबर। हमें फख्र है इसके ऊपर और हमें इत्मीनान है अपने आप के ऊपर। तो आज मिनिस्टर गया ना KP में, क्यों जाता वो इधर बुला लेते, आते रहे खटक साहब पहले भी। सो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी ज्यादती है, लेकिन बहरहाल वक्त बेहतर बताएगा। जी मैं सादा सा सवाल इससे करता हूँ। कहते कि वफाकी हुकूमत ने कंसीव किए, क्या कुछ किया। आज ये एहसन इकबाल बार बार जा रहे थे, आज फिर ना उम्मीद आए हैं आपने मुज़ाकिरात से, क्यों मुज़ाकिरात कामयाब नहीं हुए। ठीक है, क्यों नहीं हुए? आपने खुद कमिटमेंट की थी, आपने APC में तमाम जुमातों के सामने आपने कमिटमेंट की कि मगरबी रूट बनेगा, कॉरिडोर बनेगा, इंडस्ट्रियल जोन किया जाएगा। देखिए क्या कर रहे हैं, N70 ले लो और N50 ले लो, सड़क दो सड़कें ले लो, फॉर्चूनर की बात नजर आना चाहिए। तो सूबों को ये नहीं लगता। मैं आपको बताऊं कि वेस्टर्न रूट बलूचिस्तान लोगों ने हमें वोट दिया है, हमें मैंडेट दिया है, हमने उनके हुकूक की बात करनी है। उनके साथ जो आपने APC में वादे किए थे वो हमने उनका हक मानना है। अब उसके लिए हम एहतिजाज करेंगे, आईनी रास्ते इख्तियार करेंगे। हम वफाक की बात कर रहे हैं, हम नेशनल जुमात है, हम पंजाब की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वहां भी तरक्की दे दो। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो पसमानदा इलाके वहां पे हैं, उनको अगर एक मौका मिले, ये वफाक के लिए अच्छा नहीं है। ये वफाक के लिए अच्छा नहीं है दानिया साहब, जमात के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी सिंध का मसला था रेंजर्स का और अभी ये पंजाब। अपने नाज़रीन को कम से कम गुमराह ना करें। ये जो प्रोग्राम में यही आके कहते हैं गुमराह ना करें, गुमराह ना करें, गुमराह आप कर रहे हैं। तहरीक इस्तेकाक आपकी जमात के खिलाफ आ रही है। मुझे इजाजत दे, ये वेस्टर्न रूट हवा से तो नहीं चल जाना ना, खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में से गुजर के जाना है ना। तो जब बलोचिस्तान के सारे लीडर बेवकूफ हैं, एक एक करके जो स्टेज पे खड़े होकर कह रहे हैं कि जी मेहरबानी आपने शुरू कर दिया, हम कब कह रहे हैं मांगे उससे? बलोचिस्तान इनके साथ खड़ा हुआ इस इशू पे। मैं आपको एक 100% आप टीवी में देखा दिखाया, APC कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फुटेज दिखाया ना, फुटेज दिखाया। टीवी चैनल नहीं दिखाया। मौलाना साहब खड़े हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, वो कहते हैं कि ये तो आपने सड़क N70 N40 कर दिया, ये बाकी कहते हैं कि बाद में बात कर लेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर साहब कहते बाद में बातें नहीं, कुल की बातें होनी चाहिए, कुल की बातें होनी चाहिए, जो वादे किए वो पूरी होनी चाहिए, सूबे का हक देना चाहिए, सूबे का हक देना चाहिए। दानियाल अजीज साहब कह रहे हैं जो वादे APC में किए थे वो हम पूरे करेंगे। अब नक्शे खत्म हो गए, नक्शा ही खत्म हो गया, लेकिन वक्त है, आप देखते हैं शायद जो एहसन इकबाल साहब ने आज मुलाकात की और वो कह रहे हैं कि एक नहीं होगा, मजीद मुलाकातें भी होंगी और CCI प्रॉपर फोरम है जहां पर ये बात करनी चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। आज शाहिद आफरीदी साहब ने एक मर्तबा फिर मीडिया से जब सवाल उठा, सहाफी से जब उनकी तरफ सवाल आया तो उन्होंने एक दफा फिर बदतमीजी कर दी, उस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। चंद रोज पहले हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने आपको दिखाया कि साबिक क्रिकेट कैप्टन रमीज राजा और साबिक टेस्ट क्रिकेट कैप्टन मोहम्मद यूसुफ तज्जिए के लिए एक प्रोग्राम में आए थे, लेकिन आपस में ही उलझ पड़े और हमने आपको बताया था कि किस तरीके का ये गलत मैसेज जो है अवाम में जाता है, क्योंकि आप स्टार्स हैं। आज पाकिस्तान T20 के कैप्टन शाहिद खान आफरीदी ने भी मीडिया से बदतमीजी की। उनसे सवाल किया गया जिसका जवाब उन्होंने बड़े बदतमीजी से दिया और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है। वो क्या बात थी, क्या सवाल था और क्या जवाब दिया आज आफरीदी साहब ने, जरा सुनिए। आप ये हमेशा मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप घटिया सवाल ही करेंगे। आप ये हमेशा मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप घटिया सवाल ही करेंगे, घटिया सवाल ही करेंगे। ये वो जवाब था आज जो आफरीदी साहब ने दिया। इसके बाद जो साफी वहां पे मौजूद थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इंतखाब आलम साहब के पास गए, लेकिन इंतखाब आलम साहब ने कहा ठीक है, हो जाता है इस तरह की बातें, इसको अब दरगुजर करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मामला सिर्फ ये नहीं है, आज की बात नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि आफरीदी साहब जब मीडिया से बात कर रहे होते हैं, खासतौर पर जब अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना हो या सीरीज अच्छी ना हो और उस पर अगर कोई सख्त सवाल आता है तो उनका रद्द अमल इसी तरीके का होता है। माजी में वो क्या करते रहे मीडिया के सामने, जरा देखिए। यहाँ पे मीडिया में बहुत हैकल एंड जैकल बैठे हुए थे, बड़े मिस्टर बीन बैठे हुए थे जो बड़ी एक्टिंगें कर रहे थे, जैसे उनके दौर में कभी पाकिस्तान टीम हारी नहीं। हर बंदा अपने काम से काम रखे, जिसका जो काम है उस काम पे फोकस करना चाहिए। सवाल का तरीका जरा ठीक करें, उम्र के हिसाब से सवाल बेहतर अंदाज में कह रहे हैं। बहुत ही घटिया कप्तानी हुई, आमिर सोहेल का ये कहना है। तो वही कहना है, अगर हिट ही करना था भाई तो ले लेते पावर प्ले, वरना हिट ना करते। आमिर सोहेल खुद घटिया है तो उन्होंने घटिया बात की है और आमिर सोहेल की आदत है घटिया बातें करने की। जी, आपने सुना कि माजी में भी उलझते रहे मीडिया से, अब इसमें कोई शक नहीं है। शाहिद आफरीदी T20 के कैप्टन है, पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन जब आप जितने बड़े स्टार होते हैं तो फिर उतना ही रवैया आपका भी अच्छा होना चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर हैं, हम्बल होते हैं, जेनरस होते हैं, मीडिया के सामने आके बड़े तमीज से बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखना चाहिए कि क्या अगर कोई प्रोवोक करे और फिर आपकी तरफ से यह गुस्सा जायज है या नहीं, इस पर बात करेंगे। आमिर सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सोहेल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। थैंक यू शहजाद जी। आमिर सोहेल साहब, आज तो साफी के सवाल को कह दिया कि घटिया सवाल था। इससे पहले जब मैं पुराने क्लिप्स देख रहा था तो उसमें एक जगह उन्होंने आपके लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल किया था कि आप घटिया और घटिया बातें करते हैं। क्या एक सुपरस्टार T20 कैप्टन, ये रवैया होना चाहिए आपका मीडिया के सामने? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबको जो है वो एक चीज़ देखनी चाहिए। जब टेलीविज़न के ऊपर चीज़ आती है तो वो कोई ऐसी चीज़ ना आए जिससे यंगस्टर्स जो हैं वो कोई गलत चीज़ें सीखें। अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो फिर सारी चीज़ें जो है इन प्लेस आ जाएगी। और जहाँ तक आपने ये जो क्लिप चलाया था, मुझे आज भी याद है, वर्ल्ड कप 2011 था और सेमीफाइनल पाकिस्तान ने हारा था इंडिया में। तो उसमें मैंने वर्ड यूज़ किया था पैथेटिक, और पैथेटिक का मतलब ये है दिलसोज, या आप उसको ये कह लें कि अफसोसनाक, या आप उसको अगर और अंग्रेजी में उसकी कोई ट्रांसलेशन कहा था, मैंने सुना है वो पैथेटिक कैप्टेंसी का, तो उसके ऊपर वहां पे गलती बदामी की थी, क्योंकि अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आपने रिस्पॉन्सिबल होकर क्वेश्चन पूछना है। ये मेरे वर्ड नहीं थे। उन्होंने कहा कि जिन्होंने आपने घटिया कप्तानी की। उसके बाद ये क्लिप ये उनसे आंसर लेने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप टीवी के ऊपर आके इसके ऊपर रिएक्शन दें, और मैंने उन्हें कहा बच्चे, ये आप जो करवाना चाह रहे हो वो नहीं होगा। और मुझे याद है कि आफ्टर अ लिटिल व्हाइल शाहिद अफरीदी ने खुद मुझे फ़ोन किया था और सारा मामला जो है उसको हमने सेट असाइड कर दिया था। लेकिन जो आज वाली बात है, देखें, अगर क्वेश्चन आपको किया जा रहा है और आप काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन किया गया जो आपको पसंद नहीं भी आया तो आप उसको आराम से इससे निकल सकते थे। आप ये कह सकते थे ठीक है, मेरी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो गलत हुई हैं, ख़राब हुई हैं, आइंदा जो होने वाले मैचेस हैं उसमें उसको मैं इंप्रूव करूंगा। आराम से आप इससे निकल सकते थे, लेकिन इस तरह मेरा ख्याल है कि वो भी ठीक नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये ऐड करूंगा कि अगर जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑफेंस लिया था तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी वक्त ख़त्म कर देनी चाहिए थे। जब आपने बाद में प्रोटेस्ट किया, आपको उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके ये डिसाइड करना चाहिए था हम इनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। लेकिन आपने ये देखा कि जैसे ही उन्होंने ये जवाब दिया, साथ ही दूसरा क्वेश्चन आ गया। सो व्हाट डज इट मीन? ठीक है, लेकिन अपने डिफेंस में आज आफरीदी साहब ने ये कहा है कि ये जर्नलिस्ट बार बार मुझसे ऐसे सवाल करता रहा है, 3-4 मरतबा मैंने पहले अवॉइड किया तो आज मुझे प्रोवोक किया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है आमिर सोहेल साहब कि जब आप इतने साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लेते हैं तो फिर आपको यकीनन एक तरीका आ जाता है कि मीडिया के सामने किस तरह बात करना है। पूरी दुनिया आपको देख रही होती है, बहुत सारे आपके फैंस हैं।
और एक फिर ये भी सवाल उठता है कि क्या इन लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती, क्योंकि बाहर ममालिक में तो बताया जाता है कि किस तरीके से मीडिया से बात करनी है, तो क्या ट्रेनिंग का इशू है या ये इनफरादी एक अमल होता है हर किसी का? नहीं, आई थिंक बेसिकली इसमें थोड़ा सा एक तो काफ़ी चीज़ों का फुकदान है, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्पेक्ट एलिमेंट। देखें, अगर आप प्रोफेशनल हैं और अगर आप प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं, तो अगला भी जो आपको क्वेश्चन कर रहा है वो भी प्रोफेशनल है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने उसको ये वाला जवाब दिया, आप प्रोफेशन किसी की भी, अपने की भी रिस्पेक्ट नहीं करते और दूसरे की भी नहीं करते। सिंपल सी बात है प्रोफेशनलिज्म की। अगर आप में प्रोफेशनलिज्म हो और अगर आपको आइडिया ये हो कि अगला बंदा भी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आया हुआ है और उसने क्वेश्चन किया है, तो मुझे उसको रिस्पेक्ट करना है और रिस्पेक्टेबिलिटी के साथ मैंने उसको आंसर करना है, तो एवरीथिंग इज ओके। लेकिन जब ये मामलात होते हैं, इसका मतलब यह है कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, देयर इज नो प्रोफेशनलिज्म। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सोहेल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बात, सवाल करना सहाफी का हक है और सवाल का जवाब भी देना चाहिए और तमीज से ही देना चाहिए। यकीनन आप स्टार हैं, आपको लोग देख रहे हैं और बदतमीजी की इसमें कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो भी सहाफी हो, जो भी जर्नलिस्ट हो, उनको भी अपनी तरफ से प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करना चाहिए। बदतमीजी से नहीं सवाल होना चाहिए, प्रोवोकिंग क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, सख्त सवाल करने की गुंजाइश है। और मेरे ख्याल से आफरीदी साहब ने आज पहली मरतबा नहीं कि हमने आपको दिखाया कि माजी में भी सहाफियों के सवाल पर वो इसी तरह भरम होते रहे। एक आपको रिसेंट इंसिडेंट ही बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिस गेल, बड़ा नाम है, वो जब अपनी इनिंग खेल के आए तो एक खातून रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया था, जिसके जवाब में उन्होंने कुछ गैर अखलाकी उनसे बात की, जिसके बाद उन्होंने उनको सिर्फ माफी नहीं मांगनी पड़ी, उनके ऊपर $10,000 का जुर्माना भी किया गया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, शायद इसीलिए बार बार आप सहाफियों के सामने और मीडिया के सामने ये रवैया अख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो कोई पनिशमेंट होती है, ना तो इस चीज़ पे जुर्माना होता है। आज भी इंतखाब आलम साहब ने कहा बात हो गई, ठीक है, दरगुजर करें, बात को अब खत्म करें यहीं पर। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इस पर आप फीडबैक हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।